नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ जाए, इंस्टा पे नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा सभी को बताया कि अगर आप लोग बीएड की तैयारी और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग जो हमारा पेड बैच जो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो एकदम बिल्कुल न्यू वाला जो टॉपिक रिवीजन वाइज जो आपका स्टार्ट हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेज जो आपकी 25 अप्रैल से यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर जितने भी आपके हिंदी, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की जो है पूरी की पूरी आपको यहाँ पर पूरा टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो इस वाले बैच से आप जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर 499 में अभी क्या क्या मिल रहा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। साथियों आपको यहाँ पर इसमें अर्जुन टेस्ट सीरीज भी जो है इंक्लूड किया गया है, जो एकदम नया वाला लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, वो भी आपको यहाँ पर जो ऐड किया गया है। और साथ ही साथ तो जब आपका लास्ट में आपके पास जब 10 दिन बचेंगे तो आपको यहाँ पर 5 फुल मॉक टेस्ट, जैसे आपका पेपर हॉल में जैसे पेपर होता है उस तरीके का पेपर करवाया जाएगा। और 5 जो है प्रीवियस ईयर जो आपको फुल टेस्ट करवाए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, बहुत सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। कैसे आपको जुड़ना है वो सिंपल सा प्रोसेस है। एक हमारा ऐप है DOG ऑफिशियल ऐप। इस ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक पे जो है क्लिक करके आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन करिए, उसके बाद आप कोर्स वाले सेक्शन में जाओ, आपको यहाँ पर दिख जाएगा 45 डेज टॉपिक वाइज रिवीजन। ये जो अर्जुन बैच कह सकते हैं, अर्जुन बैच आपको मिल जाएगा। तो ये बैच आप लोग यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके जो इसको परचेज कर सकते हैं। अभी प्राइस आपका जो है कितना चल रहा है भाई? अभी आपका प्राइस 499 चल रहा है। ठीक है, ये 25 अप्रैल तक ये ऑफर जो आपका वैलिड है। 50% अभी आपका ऑफ चल रहा है। आफ्टर 25 अप्रैल ये जो प्राइस आपकी बढ़ जाएगी, तो आप इसको अभी देर मत करो, इसको यहाँ पर जा करके इसको परचेज कर लो। आपको गूगल पे, फ़ोन पे, आप किसी भी के थ्रू जो इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस क्लास की तरफ। जिसको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चले, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइए, जिससे क्लास को जल्द ही स्टार्ट किया जाए। चलिए फटाफट से आप लोग एक बार जुड़ जाइए। आपके बीच ऐसे ऐसे प्रश्न लाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, और इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। आप लोग जल्दी से इन प्रश्नों को बताएंगे, इनमें आंसर क्या आने वाला है, और आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए चलिए, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर देखो पहला प्रश्न ये है, कहा गया पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। आपको सबसे पहले बताना है कि जो पूर्वी हिंदी है वह किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। लेकिन उसके पहले देखो सभी को यहाँ पर देख लो एक तरफ से, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, जरूरी नहीं है ये कहीं ना कहीं आ चुका है, हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम में बन सकता है। तो एग्जाम में क्या बन सकता है ये देखो। जैसे आपसे पूछा पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो आप मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी सारे को पढ़ डालो ना, सभी को एक साथ खत्म कर दो। तो आप बताओ जरा मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी जो है बोलियां विकसित हुई हैं, जल्दी से बताओ। तो आप लोग जानते हैं इससे कौन कौन सी विकसित हुई हैं, तो जरा देखो इससे विकसित हुई है बिहारी। कौन? बिहारी। पहली बात तो कौन सी है? बिहारी है। उड़िया है, इसको जरा इधर लिखता हूं। कौन सी हुई? पहली बात तो उड़िया हुई। उड़िया के बाद कौन सी हुई? बांग्ला। बांग्ला के बाद कौन आएगी? असमिया। और असमिया के बाद कौन आएगी? बिहारी। बिहारी महत्वपूर्ण है। बिहारी जो है, बिहारी में 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी इसकी उपबोली हैं? बिहारी की 3 उपबोलियां होती हैं। जरा बताओ इसकी उपबोलियां कौन कौन सी होती हैं? तो आप लोग जानते हैं कौन सी होती है? भोजपुरी। कौन सी होती है? भोजपुरी होती है। मगही होती है। कौन? भोजपुरी, मगही। और कौन होती है? मैथिली होती है।
आप लोग जानते हैं पहली बात, मागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी जो है बोलियां आएंगी? उड़िया आएगी, बांग्ला आएगी, असमिया आएगी और बिहारी। कौन? उड़िया, बांग्ला, असमिया और कौन? फिर से देखो, उड़िया, बांग्ला, असमिया और बिहारी आएगा मागधी अपभ्रंश में। और आप जानते हैं बिहारी जो आपकी जो बिहारी बोली है, इसके अंतर्गत तीन भाषा जो है, तीन उपबोलियां आती हैं। कौन कौन सी? महत्वपूर्ण है इसलिए बता दे रहा हूं। कौन? भोजपुरी, मगही और मैथिली। कौन कौन सी आएगी? भोजपुरी, मगही और मैथिली किसमें आएगी? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। याद रहेगा, किस हिंदी के अंतर्गत? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। अब यहां पर अर्धमागधी, अर्धमागधी आपको दिया गया है। अर्धमागधी के अंतर्गत कौन आता है? आप लोग जानते हैं अर्धमागधी के जो अंतर्गत आता है वो है पूर्वी हिंदी। कौन सी है भैया? पूर्वी हिंदी जो आपका आंसर है। पूर्वी हिंदी किसके अंतर्गत आएगी? अर्धमागधी के अंतर्गत आएगी पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी के अंतर्गत, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आएगी पूर्वी हिंदी। इसकी भी तीन जो है उपबोलियां हैं पूर्वी हिंदी की। कौन कौन सी है? आप लोग जानते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी है? अवधी, बघेली और कौन है? छत्तीसगढ़ी। कौन है भैया? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। आप सभी को याद रखना है कौन सी इसकी तीन उपबोलियां हैं। तो अवधी है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहां पर आपको दिख रहा है कौन सा? सौरसेनी अपभ्रंश। आप बताओ सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी हिंदी आती है जरा बताओ। तो आप लोग जानते हैं सौरसेनी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? पहली बात तो आती है पश्चिमी हिंदी। कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी आएगी। और कौन आएगी? राजस्थानी आएगी। कौन सी आएगी? पश्चिमी हिंदी आएगी, राजस्थानी हिंदी आएगी। कौन आएगी? पश्चिमी हिंदी आएगी, राजस्थानी हिंदी आएगी और एक कौन आएगी? गुजराती। एक कौन आएगी? गुजराती आएगी। तो आप सभी को पता है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। अब पश्चिमी हिंदी आपको दिया गया है तो आप लोग जानते हैं क्या दिया गया है? यहां पर आपको पश्चिमी हिंदी दिया गया है। पश्चिमी हिंदी के बाद क्या दिया गया है? राजस्थानी दिया गया है। राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आएंगे। तो अब जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं आप लोग बताओ। तो इसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं कौन कौन आती है? मारवाड़ी आएगी। कौन आएगी? मारवाड़ी आएगी, जयपुरी आएगी। कौन आएगी? तो आप लोग जानते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगी? मारवाड़ी आएगी। मारवाड़ी के जो है अलावा कौन आएगी? जयपुरी आएगी। और कौन आएगी? मेवाती आएगी, मालवी आएगी। कौन? मेवाती और मालवी। ये आपको याद रखना है। तो आप लोग जितने लोग आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन आती है? पूर्वी हिंदी आती है, जिसके अंतर्गत ये तीन उपबोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आप सभी को इसे अच्छे से याद रखना है और रट लेना है। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर हुआ आप सभी का? हाँ, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाँ, एक होता है यहां पर आप लोग जानते हैं, चलो आगे देखा जाए नेक्स्ट। हाँ सर जी, पहाड़ी। देखो एक होता है आप जानते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत दो उपबोलियां आती हैं। एक आता है कौन सा? कुमायूनी, कुमायूनी आता है और एक आता है गढ़वाली। कौन आएगा? एक आएगा कुमायूनी, एक आएगा गढ़वाली। कौन कौन सी आएंगी आप सभी लोग जानते हैं? कुमायूनी आएगी और गढ़वाली आएगी। किसके अंतर्गत? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ऐसे ही आप सभी को याद रखना है, इसे अच्छी तरह से आपको इसे ढंग से याद रख लेना है, तभी इस प्रकार से जैसे ही यहां पर फिगर दिया गया है इस फिगर को आप सभी को इसी प्रकार से याद रखना है। ठीक है, चलो अगला देखो नेक्स्ट। कहा गया है आदमी कैसा शब्द है?
जरा बताओ, आदमी कैसा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशज है? आदमी किस प्रकार का शब्द है? आप लोग जल्दी से बताएंगे, फटाफट आप लोग आंसर करके बताएंगे आदमी कैसा शब्द है। बिल्कुल। तो यहां पर आप सभी लोग जरा देखो, जो आदमी है, पहली बात तो ये जो आदमी है, आदमी अरबी शब्द है। पहली बात, कैसी शब्द है? अरबी शब्द है। तो आप लोग जानते हैं जो अगर आदमी अरबी है, आप सभी को पता है अगर आदमी अरबी है तो ये क्या हो जाएगा? विदेश से आया हुआ है तो विदेशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदेशज हो जाएगा। देशज में मैंने बताया है कि जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता ना हो, जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले, जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। या जो एक क्षेत्रीय, जो क्या हो? जो क्षेत्रीय भाषा तक, जो क्षेत्रीय स्थानों तक ही सीमित रहे, क्षेत्रीय स्थानों तक सीमित रहे, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो ज्यादा एग्जाम में आता है वो क्या आता है? आप लोग जानते हैं, लोटा आ जाएगा, लोटा आएगा, कटोरा आता है, जूता आता है, पगड़ी आता है, डिबिया आता है। क्या आता है? डिबिया आता है। आपको याद रखना है, लोटा हुआ, कटोरा हुआ, जूता हुआ, पगड़ी हुआ, क्या हुआ? डिबिया हुआ। ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आते हैं। किस भाषा से? देशज भाषा के अंतर्गत आते हैं। आप सभी को याद रखना है। विदेशज भाषा में आपको याद रखना है, विदेशज भाषा में आते हैं वे शब्द, ऐसे शब्द जो किन्हीं दूसरे देश से आकर जो है हमारे हिंदी में प्रचलन में आए हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, वो सारे के सारे विदेशज शब्द होते हैं, आगत शब्द होते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आदमी हो गया, आदमी के अलावा अगर आप बात करेंगे तो आदमी हो गया विदेशज शब्द में, आदमी हो गया, औरत हो गया, कीमत हो गया, क्या हो गया? कीमत हो गया, किताब हो गया, आदमी हुआ, औरत हुआ, कीमत हुआ, किताब। ज्यादा एग्जाम में आते हैं, दिमाग हुआ, क्या हुआ? दिमाग हो गया, शराब हो गया, क्या हो गया? दिमाग हो गया, शराब। जो आपसे ज्यादा रिलेटेड करते हैं, मौसम हो गया, क्या हो गया? मौसम हो गया। मौसम के अलावा कुर्सी हो गया, क्या हो गया? कुर्सी हो गया। कुर्सी के अलावा लाइट हो गया, आप जानते हैं लाइट हो गया। लाइट के अलावा जो है ट्रेन हो गया, ट्रेन के अलावा यानी बहुत सारी चीजें, जैसे आपका तंबाकू हो गया, पुर्तगाली शब्द है, तंबाकू हो गया, आल्पीन हो गया, अलमीरा हो गया, कैंची हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अनानास हो गया। ये सारे के सारे कहां से हैं? विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं। तो आप सभी को इन्हें याद रखना है। और तत्सम और तद्भव आप जानते हैं, तत्सम का मतलब होता है जब संस्कृत के समान, संस्कृत से सीधा लाकर हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और तत्सम यानी कि संस्कृत भाषा से विकृत होकर, यानी समय के अनुसार परिवर्तित होकर वो हिंदी में लाए गए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर किए हैं उन सभी का सही हो जाएगा। अगला बताओ, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? अब यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो, चीजों को जब चीजें आपके समझ में ना आ रही हो तो आप ऑप्शन से उसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन से करने का मतलब ये है, आप जानते हैं एक होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। अब मैंने आपको कई बार बताया है जो समूहवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक में कौन कौन आएंगे? मैंने आपको बहुत बार बताया है समूहवाचक में कौन कौन आएंगे? आप जानते हैं समूहवाचक में एक समूह आएगा, ऐसे शब्द जिनसे एक किसी समूह का हमें क्या हो, समूह के बारे में जानकारी मिले, तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा होता है। समूहवाचक में जैसे मैंने बताया था सेना, अब सेना के अंदर बहुत से लोग होते हैं, क्या हो जाएगा? सेना हो गया। मैंने कहा था समिति के बारे में, अब समिति एक अकेले से तो बनती नहीं है। मैंने दल के बारे में बताया था, दल किसी एक का तो होता नहीं है। आप जानते हैं दल किसी एक का तो होता नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको पता है सभा हो गया,
क्या हो गया? सभा। सभा एक से तो होती नहीं है। आप जानते हैं, मैं कह दूं गुच्छा। अब गुच्छा किसी एक के लिए तो आप प्रयोग में लाएंगे नहीं, मैं कह दूं पुंज। क्या कह दूं? पुंज कह दूं। तो पुंज जो होता है अकेला तो आता नहीं है, तो ये सारे क्या हो गए? समूहवाचक हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आते हैं? आप सभी को पता है, किसी व्यक्ति विशेष के, व्यक्ति भाव या स्थान के जो है, किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या भाव विशेष के नाम हो तो वहां पर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब क्या होगा जरा देखो, मान लो कह दिया गया राम, कह दिया गया श्याम, क्या कह दिया गया? श्याम। कह दिया गया जो है, आपसे कह दिया गया राम श्याम। आपसे किसी माह का नाम ले लिया गया, जनवरी कह दिया गया। क्या कह दिया गया? मान लो जनवरी कह दिया गया, जनवरी कह दिया गया, फरवरी कह दिया गया, मार्च कह दिया गया। किसी स्पेशल दिन का नाम ले लिया गया, सोमवार कह दिया गया, मंगलवार कह दिया गया, बुधवार कह दिया गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? व्यक्तिवाचक में आएंगे। हाँ, किसी भी अब आप व्यक्तिवाचक में किसी का नाम रख दो, किसी जो है नदी का नाम लिख लो। नदी में जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, ये सारे नदी का नाम लिख लो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो किसी एक का बोध कराता हो, जो किसी एक का बोध कराता हो, क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक। ठीक है, जातिवाचक में जो एक जाति में एक पूरा समूह आ जाता है। समूह का मतलब है, जैसे आपने कहा मनुष्य, तो मनुष्य के अंदर बहुत सारे राम श्याम सीता रीता गीता सभी आ गए। ठीक है, आपने कहा जानवर, आपने कहा क्या? जानवर। अब जानवर के अंदर सभी लोग आ गए, जानवर के अंदर सभी जो है जितने जानवर हैं वो सारे के सारे, गाय भैंस बकरी कुत्ता घोड़ा सारे के सारे आ गए। आपने कह दिया पक्षी, आपने कह दिया पक्षी। अब पक्षी में सभी जो है सभी आ गए। क्या है? आपने कह दिया पक्षी, पक्षी में क्या हो गए? सभी के सभी आ गए। आपने कह दिया वाहन। अब वाहन के अंदर बहुत सारे वाहन आते हैं, वाहन के अंदर बहुत सारे वाहन आते हैं। आपने कह दिया पहाड़। अब पहाड़ अकेला थोड़ी ना है। आपने कह दिया पर्वत, पर्वत अकेला थोड़ी ना है। पर्वत के आप सभी को पता है बहुत सारे पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, आप सभी को पता है पर्वत बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आपने क्या कह दिया? पर्वत कह दिया। पर्वत के बाद आपने, अब यहां पर देखो जो है दिनों के नाम लिखे गए हैं, सोमवार मंगलवार, तो आपने दिन कह दिया गया। दिन एक तो होता नहीं है, दिन कितने होते हैं? सोम मंगल बुध बृहस्पति, बहुत सारे दिन होते हैं, तो आप दिन कह सकते हैं। सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक। तो इसमें तो ये आया नहीं रुकावट। अब आएगा किसमें? एक ही तो आपके पास बचा, भाववाचक। भाववाचक का मतलब ये होता है कि जिसको हम न देख सके न स्पर्श कर सके, ऐसी संज्ञा जिसको ना हम देख सके न स्पर्श कर सके, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा में कौन कौन आता है आप जानते हैं? भाववाचक में जैसे अवस्थाएं हो गई आपकी, अवस्थाओं में कौन? बुढ़ापा, आपकी जवानी, बुढ़ापा, जवानी, मिठास। मिठास को आप केवल महसूस ही तो कर सकते हो, यानी कोई मीठा चीज खाए तो आपके अंदर क्या हुई? मिठास पैदा हुई, तो मिठास को आप केवल महसूस ही तो कर सकते हो। मित्रता, मित्रता एक भाव है, मित्रता एक भाव है, मित्रता एक भाव है। आप कहते हो मित्रता, मित्रता क्या हो जाएगी? आप जानते हैं एक भाव हो जाएगा। आपके अंदर मान लो घबराहट हो गया, क्या हो गया? घबराहट। आपके अंदर घबराहट हुआ, तो घबराहट आपके अंदर का एक भाव है कि नहीं? भाव है। आप जानते हैं उसी में आ गया आपका रुकावट। रुकावट भी एक प्रकार से भाव ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑटोमेटिक। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उन सभी का पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। क्लियर है भैया? आई बात समझ में यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला बताओ, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? हाँ, आपको बताना है वे किस प्रकार का सर्वनाम है, जो है निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है या संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है। किस प्रकार का सर्वनाम है ये, वे आपको बताना है। तो आपको बताना है पहली बात तो अनिश्चय। अनिश्चय का मतलब जिससे जो है पता ना किया जा सके कि निश्चय है या अनिश्चय। जैसे कह दिया गया कोई, क्या कह दिया गया? कह दिया गया कोई आया है, कोई आया है,
कोई आया है। ये कोई क्या है, निश्चित कर पा रहे हैं कौन आया है, कौन आया है कौन नहीं, देखने के बाद पता चलेगा कौन आया है। जैसे कह दिया गया दाल में कुछ काला, क्या कह दिया गया, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, काला है। अब यहां पर जो कुछ शब्द है, कुछ, ये आपको निश्चय नहीं कर पा रहा है कि क्या है, कुछ में क्या हो हमें नहीं पता है, तो कोई आ गया, कुछ आ गया, ये कहीं पर आ गए तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। आगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में आप लोग जानते ही हैं संबंध में कौन कौन से आते हैं, जहां पर क्या होते हैं, आपने बहुत बार रट लिया है, जहां पर काकी के हो, रारी रे हो, नानी ने आता हो, जो है सर्वनाम के साथ में जुड़कर वहां पर जो है संबंधवाचक सर्वनाम हो जाया करता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें तो आपको बताना ही नहीं है, आप सभी लोग इससे अच्छे से जानते हैं। आगे कह दिया गया प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में आप जानते हैं कौन कौन होता है। प्रश्नवाचक में क्या लगा हुआ है, कहां लगा हुआ है, कौन है, ये सारे के सारे कौन से सर्वनाम है, क्या, कहां, कौन, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक हैं। निश्चयवाचक में क्या क्या होंगे, निश्चयवाचक में होंगे यह कह दिया गया, वह कह दिया गया, ये कह दिया गया, वे कह दिया गया, वो कह दिया गया, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, निश्चितता बताते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये सारे क्या है, निश्चितता बताने वाले सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। आप सभी को याद रखना है। जैसे कह दिया गया वे मेरे लोग, कह दिया गया वे लोग मेरे रिश्तेदार हैं, किसी को आपको बताना हुआ वे लोग, जैसे समूह में है तो आप कहेंगे वे लोग मेरे रिश्तेदार हैं, आप निश्चितता बता रहे हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी आकर्मक क्रिया है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सी आकर्मक क्रिया है। यहां पर बताना है कौन सी आकर्मक क्रिया है। खाना, पीना, जो है उठना, आना, कौन सी आकर्मक क्रिया है, जल्दी से आप सभी लोग छाप के बताएंगे कौन सा इसमें आकर्मक क्रिया है। हाँ, फटाफट छापेंगे। तो देखो, आप सभी को पता है आपको क्या करना है, आकर्मक क्रिया में क्या करना है, आपको क्या से, क्रिया पर क्या से प्रश्न करना है, क्या से प्रश्न करना है। अगर उत्तर मिल गया, अगर उत्तर मिला तो क्या होगा, साकर्मक होगा। अगर उत्तर नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला तो क्या होगा, आकर्मक होगा। ठीक, हाँ, तो आपको क्या से प्रश्न करना है। आपसे पूछा गया क्या खाना, क्या खाना, आपने कहा मुझे आम खाना, खाना खाना, आम खाना, मिठाई खाना, समोसा खाना, पिज्जा खाना, बर्गर खाना, चाउमीन खाना, बहुत चीज खाना, साकर्मक क्रिया है। पीना, क्या पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ड्यू पीना, स्प्राइट पीना, जो है माजा पीना, बियर पीना, दारू पीना 70 वाली, ठीक है, हाँ, और बहुत सारी जो दारू आती है वो सब पीना तो ये क्या है, साकर्मक क्रिया हो गई। आगे आपको याद रखना है उठाना, क्या उठाना, क्या उठाना, कोई भी सामान पड़ा है उठाना, पैसा उठाना, आम जो है पैसा उठाना, आम गिरा है उठाना, कोई भी वस्तु है, मार्कर गिर गई मार्कर उठाना, कुछ भी है तो ये क्या हुआ, साकर्मक हुआ। आना, आपसे कह दिया गया आना, क्या आना, क्या आना, कुछ प्रश्न बन रहा है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आना यहां पर आकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कौन कौन से आकर्मक क्रियाएं होती हैं, आप जानते हैं आना, सोना, आना, सोना, हंसना, उठना, ये उठाना है, उठना में अंतर है, ध्यान देना, आना, सोना, हंसना, उठना, ये सारे के सारे
क्या है? आकर्मक क्रियाएं हैं, आप सभी को याद रखना है। आगे देखो नेक्स्ट, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? परमार्थ, तो आप लोग जानते हैं यहां पर क्या होगा? परमार्थ का क्या होगा? तो परमार्थ का होगा परम प्लस का अर्थ। क्या होगा? परम प्लस का अर्थ। आप लोग जानते हैं संधि के प्रथम वर्ण जो है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में संधि होता है। तो ये प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय का प्रथम का मेल हुआ, तो आप जानते हैं जब ह्रस्व आ और ह्रस्व आ का मेल होता है दीर्घ आ बन जाता है। बाकी यहाँ जो जैसे है ऐसे लिख दो, यहाँ पर लिख दो परम। अब ये जो जो दीर्घ आ है आकर इस माँ को पूरा कर देगा, तो जब इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा? परमार्थ हो जाएगा। ठीक, अब देखो ह्रस्व आ आया है, आपको नियम पता है, जहां कहीं पर ह्रस्व या दीर्घ ई, आप लोग जानते हैं जहां कहीं पर ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ आ, ह्रस्व या दीर्घ उ कामेल, कामेल ह्रस्व या दीर्घ ई से हो या ह्रस्व या दीर्घ आ से हो या ह्रस्व या दीर्घ ऊ से हो, तो इनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व ऊ आ जाएगा, सॉरी दीर्घ ऊ आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा और दीर्घ ई आ जाएगा। ये जो रूल है ये किसका रूल है? दीर्घ स्वर संधि का। किसका है? दीर्घ स्वर संधि का रूल है। किसका रूल है? ये दीर्घ स्वर संधि का रूल है, आप सभी को याद रखना है। तो परम प्लस का अर्थ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा, 6 का ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब दीर्घ स्वर संधि के बहुत सारे उदाहरण हैं, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं विद्यालय, हिमालय, ठीक है, भोजनालय, भोजनालय, ठीक, कह दिया गया रामायण, रामायण, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। आप सभी को इन्हें याद रख लेना है, इन्हें अच्छी तरह से रट लेना है। ठीक है भैया, बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता? लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता? जल्दी से बताएंगे, लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है? चलो, तो आप लोग जानते हैं लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता? तो आप लोग जानते हैं संज्ञा का रूपांतर हो जाता है, सर्वनाम जो है विशेषण का हो जाता है, कारक का होता है, लेकिन किसका नहीं होता? सर्वनाम का नहीं होता। किसका नहीं होता? सर्वनाम। जैसे मान लो मैं, एक शब्द है मैं, कह दिया गया, सॉरी मां लिख रहा हूं, देखो कितना प्यारा नाम लिख उठा, मां। माँ कितना प्यारा नाम है, आप लोग जानते हैं दुनिया का ब्रह्मांड का सबसे प्यारा अगर नाम है तो माँ। अगर किसी का नाम पुकारने से सुकून मिलता है तो माँ के नाम को पुकारने से सुकून मिलता है। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं, अब मैं पुरुष और स्त्री दोनों अपने लिए प्रयोग में ला सकते हैं। ये नहीं है कि स्त्री लाएगी पुरुष नहीं ला पाएगा। तो आप जैसे देखो कोई भी अपने सामने प्रयोग कर सकता है, जो है चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। तो जैसे यहां पर मैं हो गया, यह हो गया, वह हो गया, इन सभी को जो है स्त्री पुरुष यानी सर्वनाम को आप किसी भी प्रकार से जो है प्रयोग में ला सकते हैं बिना किसी लिंग के भेदभाव के, यानी इसमें लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। और कहीं कहीं पर अगर एक्सेप्शनल केस है तो अलग बात है, लेकिन यहां पर इसका प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 7 का बी कर रहे हैं, उन सभी का सही है। राजपुत्र में समास है, राजपुत्र में कौन सा समास है, जल्दी से बताओ, राजपुत्र में कौन सा समास है? आप लोग जानते हैं राजपुत्र का अगर हम समास विग्रह करेंगे, अगर इसका हम क्या करेंगे विग्रह,
समास विग्रह करेंगे। तो समास विग्रह करेंगे, क्या होगा? राजा का पुत्र। क्या होगा? राजा का पुत्र होगा। किसका पुत्र? राजा का पुत्र। पहली बात तो ये है आपका पूर्व पद, इसे कहते हैं प्रथम पद। यह है आपका उत्तर पद। कौन सा पद? उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद। देखो, राजा का पुत्र, प्रधानता किसकी है? पुत्र की है, यानी उत्तर पद प्रधान हो जाए और पूर्व पद क्या हो जाए? गौड़। तो उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो, तो पहली बात तो ये क्या है? समास क्या है? पहली बात तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? पहली बात तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में देखो, यहां पर का विभक्ति का लोप हुआ था। जिस समास के जो है दोनों पदों के बीच में का की के विभक्ति का लोप हो जाए, वहां पर तत्पुरुष समास का संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास में कौन सा होता है? संबंध तत्पुरुष समास होता है। कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास होता है, याद रखना। कौन सा होता है? संबंध तत्पुरुष समास होता है, आप सभी को याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास का संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव का प्रथम पद, केवल इतना याद रखना है, अव्ययी भाव का जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद या तो अव्यय होगा या क्या होगा? उपसर्ग होगा। द्वंद्व समास, उभय पद प्रधान होंगे। याद रखो, उभय पद क्या होंगे? प्रधान। उभय का मतलब दोनों पद प्रधान। उभय का मतलब क्या होता है? उभय पद प्रधान, यानी दोनों पद प्रधान। जैसे माता पिता भाई बहन। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची। क्या होगा? प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। आप सभी को याद रखना है, प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची। प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। जैसे आप लोग जानते हैं चौराहा, तिराहा जो है, ठीक है, ये सारे याद रखना है आप सभी को। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं तत्पुरुष समास, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। चलो अगला बताओ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको जल्दी से बताना है इनमें से कौन जो है स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फटाफट से आप सभी लोग छाप के बताओ। चलो, चलिए फटाफट बताइए। तो आप लोग जानते हैं क्या होती है स्त्री का पर्यायवाची शब्द। पहली बात तो ये, स्त्री का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है? पहली बात तो स्त्री का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो देखो क्या क्या होता है। पहली बात तो होता है प्रिया, रमणी। क्या होता है? प्रिया, रमणी, वनिता, अंगना। ठीक, जो आपको नहीं पता है पहले वो सुनो, ठीक है। क्या क्या होगा? हाँ, वनिता, प्रिया, रमणी, अंगना, कामिनी, वामा, महिला। क्या होगा? वामा, महिला। ये सारे के सारे क्या है? स्त्री के पर्यायवाची है। क्या है? सारे के सारे स्त्री के पर्यायवाची हैं। एक और याद रखना है तो रख दो, प्रमदा। इतने स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। इंदिरा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, आप लोग जानते हैं। इंदिरा किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। किसका है?
इंदिरा लक्ष्मी का पर्याय होता है, आप सभी को याद रखना है। इंदिरा किसका पर्याय है? आप लोग जानते हैं लक्ष्मी का पर्याय होता है। क्लियर है? हाँ ठीक है, क्लियर रहेगा। यहां तक आई बात समझ में? तो इंदिरा हो गया किसका पर्यायवाची? लक्ष्मी का पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कहा गया है विस्तीर्ण का उपयुक्त विलोम शब्द होगा। विस्तीर्ण का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताना है, विस्तीर्ण का विलोम क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं विस्तीर्ण, विस्तीर्ण मतलब विस्तृत करना, और विस्तृत का छोटा क्या होता है? संकीर्ण। तो विस्तीर्ण का क्या होगा? संकीर्ण होगा। ऑप्शन नंबर ए। विस्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? संकीर्ण होगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही होगा। विस्तीर्ण क्या होगा? संकीर्ण हो जाएगा। अगला देखो, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? हवन की सामग्री के लिए एक शब्द बताओ। हवन की सामग्री के लिए एक शब्द बताना है, जल्दी से बताओ। हवन की सामग्री के लिए एक शब्द होगा। तो आप जानते हैं हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? हवि। क्या होता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? हवि। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। क्या होगा? हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? हवि होगा। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही है। अगला देखो नेक्स्ट, अश्व अश्व श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हेतु उपयुक्त अर्थ युग्म कौन सा होगा? यानी अश्व अश्व दोनों समश्रुति भिन्नार्थक अर्थ है, इसमें से बताना है कौन सा इसका सही अर्थ हो जाएगा। जल्दी से बताओ, अश्व और अश्व। तो आप लोग जानते हैं, यहां पर देख लो, अश्व और अश्व ऐसे लिखे जाते हैं। अश्व और दंत्य सा वाला अश्व। इस अश्व का अर्थ होता है घोड़ा और इस अश्व का अर्थ होता है निर्धन। तो क्या होगा? घोड़ा और निर्धन कहाँ है? घोड़ा और निर्धन ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। घोड़ा और निर्धन ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। घोड़ा और निर्धन एकदम सही हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं, अश्व का घोड़ा और अश्व का निर्धन, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, कहा गया सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है, तो यहां पर क्या होगा जरा देखो, सम धन योग सही है। सम प्लस का विधान सही है। सम प्लस का कृत, सम प्लस का कृत आप जानते हैं क्या होगा? सम प्लस का कृत होता है। ठीक है, ये सभी ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा संघर्ष, क्या? संघर्ष, संधि, क्या होगा? संधि होगा। क्या होगा? संघर्ष हुआ, संधि हुआ, संपत्ति हुआ, संकल्प हुआ। क्या हुआ? संपत्ति, संपत्ति हुआ, संकल्प हुआ। क्या हुआ? संकल्प जो है, संकल्प हुए, सारे के सारे सम उपसर्ग से मिलकर बने हैं। संन्यास हुआ, सारे के सारे मिलकर बने हैं। तो ये सारे यानी ये सभी जितने हैं सभी के सभी सम उपसर्ग से मिलकर बने हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का पूर्ण रूप से सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, अगला देखो, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। नाक काटना, नाक काटना इज्जत करना होगा क्या? किसी का नाक काटना इज्जत करना होगा क्या? खून बहाना कोई मतलब नहीं है। बदनामी होना, नाक कटना का मतलब क्या होता है? सॉरी, बदनामी होना, नुकसान होना नहीं। कभी ये सामान्य अर्थ दे ही नहीं सकता। मुहावरे जब भी आते हैं वह एक विशेष अर्थ के लिए आते हैं। तो नाक कटना का मतलब क्या होता है? बदनामी होना, और नाक कटाना का मतलब होता है बदनामी करना।
नाक कटाना का मतलब क्या होता है? बदनामी करना जो है और इसका बदनामी होना, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहा गया है रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? तो आप लोग जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। पदबंध नहीं है। क्या नहीं है? पदबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध जो है संबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। तो ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं आप सभी का पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखो। नेक्स्ट तो ये आपको देखना है यहाँ पर, ये आपके लिए आज मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ होमवर्क। इसके आगे हम अगले दिन बात करेंगे। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए जो है इस क्लासेस को, क्योंकि ये क्लास आपकी थ्योरी से कम नहीं है। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम डियर स्टूडेंट।